नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से हम भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे थे और उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स में फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम चूँकि छोटे-छोटे सेगमेंट में बाँटकर प्रकाश के टॉपिक को देख रहे थे, तो इसी प्रकार से ये प्रकाश के संदर्भ में तीसरा टॉपिक है और इस तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आइए देखते हैं प्रकाश का तीसरा पार्ट। इसमें पहला पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर्स, या जिसे हिंदी में प्रकाशिक तंतु भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, किंतु यदि वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन करे, कौन? प्रकाश, तो वह वक्राकार पथ पर भी गति कर सकता है या टेढ़ी मेढ़ी दिशा में भी गति कर सकता है। तब ऐसे में हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। वस्तुतः ऑप्टिकल फाइबर जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट बेस्ड, यानी कि प्रकाश के पूर्ण परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश सिग्नल को तीव्रता से बिना ऊर्जा का क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित भी किया जा सकता है, चाहे वह मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो। कहने का आशय है कि ऑप्टिकल फाइबर की जो युक्ति होती है, यानी प्रकाशिक तंतु की जो युक्ति होती है, वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है और उसी नियम के अनुसार यह कार्य करती है। ऐसे में हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु का आम जीवन में क्या उपयोग है। तो सर्वप्रथम प्रकाश को सिग्नल के रूप में दूर तक भेजने में, यानी कि दूर संचार के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे जो विद्युत सिग्नल होते हैं उनको प्रकाश सिग्नल में बदलने में भी प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर के अंदर उसके शरीर के आंतरिक भागों को, जिसे साधारणतया नहीं देखा जा सकता, इसी ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम के आधार पर परीक्षण में उपयोग किया जाता है और शरीर के भीतर लेज़र किरणों को प्रवेश कराया जाता है। एक यंत्र होता है एंडोस्कोपिक, जिसमें शरीर के आंतरिक अंगों का भरपूर अध्ययन किया जाता है। वह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय परीक्षणों में हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। वास्तव में दर्पण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। दर्पण यानी कि मिरर, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। देखिए, मान लीजिए कि एक गोल कांच की नली है, ठीक। इसको जब आप आधे से ऐसे काट देंगे तो वो इस तरह की आकृति प्राप्त कर लेगी, और इसके आंतरिक सतह को अगर आप कलर कर दें या किसी एक सतह को आप कलर कर दें तो दूसरी सतह प्रकाश को क्या करेगी? परावर्तित करेगी इस तरह से। तो यही गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर।
अब हम देखेंगे बारी बारी से इनका डिटेल कि ये आम जीवन में कैसे उपयोगी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समतल दर्पण को। समतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब जो होता है उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई होती है। यानी समतल दर्पण के सामने अगर आप जाके खड़े हो जाएं तो उतनी ही दूरी पर चित्र बन के आएगा जितनी दूरी पर आप खड़े हैं। और वस्तु कैसी होगी? वह प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के बराबर होगा, उससे छोटा बड़ा नहीं होगा। हाँ, वह काल्पनिक या आभासी अवश्य हो सकता है। और जो चित्र बनेगा वह पार्श्व उल्टा यानी लेटरल इन्वर्स बनेगा। समतल दर्पण में दाहिना भाग बाएं तरफ और बायां भाग दाहिने तरफ नजर आता है। आम जीवन में इसके जो उदाहरण हैं वो हैं ड्रेसिंग टेबल। जो ड्रेसिंग टेबल हमारे घरों में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं वह समतल दर्पण के ही उदाहरण होते हैं। इसके अलावा टेलीडोस्कोप, पेरिस्कोप इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर समतल दर्पण के ही उदाहरण हैं। कुछ गणितीय चीज़ें हैं जो कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लिया करता है, उसको भी हम थोड़ा सा क्लियर हो लें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखते हैं, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु है जो v वेग या v चाल से आ रही है, तो दर्पण के अंदर वही वस्तु 2 × v यानी दोगुने वेग से आती हुई प्रतीत होगी। समझे बात को? दूसरा देखते हैं, आपतित किरण यानी जो किरण आती है, पड़ने वाली किरण, अगर इसको हम नियत रख दें तो यदि दर्पण के अंदर थीटा कोण से हम घुमाएं किसी वस्तु को, दर्पण पे हम अगर थीटा कोण से किसी वस्तु को घुमाएं दर्पण के सामने रख करके, तो वहाँ जो परावर्तित चित्र होगा, मतलब दर्पण पे जब चित्र लगेगा तो वो परावर्तित होगा, तो जो परावर्तित होगा तो वह 2 थीटा कोण डिग्री से घूम जाएगा। मतलब यहाँ भी दोगुने एंगल से घूमेगा। अब जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जैसे समतल दर्पण में वस्तु देखने के लिए दर्पण वस्तु की लंबाई का कम से कम आधी अवश्य होनी चाहिए। यानी कि कहने का आशय है कि अगर हमको एक 10 फीट की वस्तु को देखना है तो जिस दर्पण में देखना है अपनी पूरी प्रतिबिंब को, वो कम से कम 5 फीट का तो दर्पणवा अवश्य होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अक्सर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक ये बात याद रखिएगा, एक टर्म याद रखिएगा। ये क्या लिखा है? कॉनकेव। कॉनकेव, केव माने क्या होता है? गुफा। गुफा कैसी होती है? गहरी। तो ये एक मान लीजिए दर्पण है। अब दर्पण ये आधा कटा हुआ दर्पण है और अगर इसके ऊपरी भाग को रंग दिया जाए तो जो गहरा वाला केव यानी गुफा वाला जो हिस्सा है उस पे प्रकाश पड़ के परावर्तित होने लगता है इस तरह से। ठीक है, कहने का आशय यह है कि एक दर्पण है जो अंदर की तरफ गहराई की तरफ से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, क्योंकि जो बाहरी परत होती है, उभरी हुई परत, उस पे आपने कलर कर दिया है, तो जो भीतरी सतह है वह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी। यह अवतल दर्पण का गुण है। अवतल दर्पण का आम जीवन में क्या यूज होता है? आप नाई की दुकान पे गए होंगे, वहाँ जो सेविंग दर्पण रखा होता है वह अवतल दर्पण ही होता है। इसी प्रकार जब ऐसे डॉक्टर के पास जो आँख, कान, नाक और दांत को देखता है तो उस समय भी वह अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का प्रयोग करता है।
इसी प्रकार जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी जो हेडलाइट होती है वह भी जो है अवतल दर्पण की बनी होती है। इसी प्रकार सर्च लाइट, सोलर कूलर आदि जो है अवतल दर्पण के उदाहरण हैं। अब जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए। उसके लिए हमने नीचे चित्र भी बनाया हुआ है और आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। यह फिजिक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति। देखते हैं। देखिए, ये कुछ 6 स्थितियां हैं। इसमें दिखाएगा कि अगर वस्तु किसी जगह पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्यान दीजिए, पहला है अगर वस्तु अनंत पर है, कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, ठीक। और वह प्रतिबिंब कैसा होगा, आकार में अत्यंत सूक्ष्म होगा और बनेगा कैसा, उल्टा और वास्तविक। कहने का आशा है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वस्तु अत्यंत सूक्ष्म आकार की, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरी स्थिति देखते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी हुई है, वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी हुई है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा और फिर वही उल्टा और वास्तविक। तीसरी स्थिति कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो चित्र जो बनेगा या प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के समान आकार का ही बनेगा और पुनः उल्टा और वास्तविक बनेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं चौथी स्थिति में कि अगर वस्तु को हम फोकस और वक्रता के बीच रख रहे हैं, फोकस और वक्रता के बीच रखे हैं, तब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनेगा और बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वही उल्टा और वास्तविक होगा। इसी प्रकार हम पांचवी स्थिति में देखते हैं। पांचवी स्थिति में यह होता है कि अगर वस्तु को हम फोकस पर रख दिए हैं, वस्तु को फोकस पर रख दिए हैं तो जो चित्र बनेगा वह अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। इसी प्रकार जो आखिरी स्थिति है वो ये है कि अगर हम वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच रख देते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु रख दी गई तो जो चित्र बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा व आभासी होगा, ठीक है। तो ये स्थितियां हैं। इसमें देखिए ये एक अवतल दर्पण बना हुआ है, यहाँ ये पी पोल है यानी ध्रुव है, ये जहाँ सारी किरणें आकर मिल जाती हैं इसको फोकस बिंदु कहते हैं। अगर इस अवतल दर्पण के को अर्धवृत्त मान लिया जाए और इसके को वृत्त के रूप में हम इसको अगर पूरा करें ऐसे इस प्रकार से तो जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहा जाता है। अनंत काफ़ी दूर होता है, यहाँ होता है। ये कोई किरण इस तरह से जाती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह से इसको आप समझ लेंगे। अब हम देखते हैं कि उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ एक चीज़ गौर करिएगा, ये लेंस नहीं दर्पण है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल कौन था, अवतल कौन था, जो इस तरह से दर्पण बना हुआ था। बाहरी परत जो है वो रंगी गई थी और अंदर की सतह से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा था।
यहाँ उसके विपरीत स्थिति होगी। यहाँ जो है अंदर की सतह रंगी होगी और जो उभरा हुआ भाग होता है ना, वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। यानी जो उठा हुआ, ऊ से उठा हुआ भाग। अवतल में कॉनकेव मतलब केव गुफा, गुफा कैसी होती है? धंसी होती है, इसलिए धंसे हुए भाग से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, तो वो उत्तल दर्पण है। यहाँ ऊ से उत्तल लेंस, यानी आप ऊ से पकड़ने का प्रयास करिए। उत्तल लेंस में उभरा हुआ हिस्सा, वहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है और ध्रुव और फोकस के बीच बनता है तथा छोटा, सीधा और आभासी बनता है। आम जीवन में इसका उपयोग यह है कि जो हम गाड़ियां चलाते हैं उसमें जो साइड मिरर जो लगा होता है वह उत्तल ही होता है। साइड मिरर, उसकी खासियत क्या होती है कि कोई वस्तु जो होती है वह सीधी और छोटे रूप में दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार सोडियम का जो परावर्तक लैंप होता है वह भी उत्तल दर्पण का ही उदाहरण होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से प्रकाश के इस तीसरे पार्ट को हम विराम देंगे। अगले पार्ट में हम फिर आएंगे और दृष्टि दोष और लेंस इत्यादि के संबंध में अध्ययन करेंगे। अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।